पहली बात तो आपने कही कि शिक्षा सुधार की जा रही थी, शिक्षा का सुधार नहीं हो रहा था, शिक्षा का बंटाधार किया जा रहा था। जी। आप जिस महापुरुष का नाम लिए हैं, उनके 10 महीने के कार्यकाल में राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले 200 से ज़्यादा गुरुजनों की मौत हुई है। तो जिस शासक के 10 महीने के शासनकाल में 200 से ज़्यादा गुरुजनों की मौत हुई हो, उसको आप सुधार का नाम नहीं दे सकते हैं। और जो शिक्षा जितनी बर्बाद की गई है, शिक्षकों के मनोबल को जितना तोड़ा गया है, शायद उसकी भरपाई करने में कई दशक लगेंगे। ये कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? वैसे आप एमएलसी बन गए हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले शिक्षकों को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा, उनको मानसिक रूप से बूस्टअप करना पड़ेगा। आप सोचिए, बिहार के अंदर जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं, जब 2003 में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई, उस समय कहा गया कि शिक्षा बेपटरी हो चुकी हुई है। पटरी पर शिक्षा को लाने के लिए शिक्षा मित्रों की बहाली हुई और व्यवस्था भी सुधरी। 2005 से शिक्षा मित्र बहाल हुए, फिर 2006 से नियोजित शिक्षकों की बहाली शुरू हुई और अनवरत यह प्रक्रिया चलती रही। आज 20 वर्षों से 21 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, एक अदद प्रोन्नति उनको नहीं मिल सकी है। अगर कोई एक मजदूर भी, अंगूठा छाप लेबर, अगर वह जाता है काम करने किसी राजमिस्त्री के साथ, सपोज करिए कि कोई राजमिस्त्री है जो काम कर रहा है दीवार बनाने का, उसमें अगर कोई लेबर मजदूर भी जाकर 2 साल उसके साथ काम कर लेता है ना, तो उसके बाद वो भी कहता है अब हम भी मिस्त्री होगा। और ये 21 साल से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनको आप एक अदद प्रोन्नति नहीं दिया, इससे शिक्षा सुधार करिएगा? शिक्षकों की सेवा में जो जड़ता आई है, उस जड़ता को समाप्त करने के लिए उनको प्रमोशन देना चाहिए था। प्रोन्नति नहीं दी गई है, शिक्षक कुंठित हो रहे हैं। कितने लोग तो प्रोन्नति की आस में जो है वह काल कबलित हो गए। बहुत सारी ऐसी उस समय में बहन बेटियां थी जो अपॉइंट हुई थी 2003 और 5 में शिक्षा मित्र के रूप में। वह चूंकि स्थानांतरण की कोई पॉलिसी नहीं थी, तो मायके में रह गई, मायके में ही रहना पड़ गया। उनकी शादी भी बाद में, उस समय में अनमैरिड थी, तो अब मायके में ही रह गई। और उस समय जो उनको संतान जन्म ली, तो अब उन बच्चियों की शादी हो रही है। जिस बच्ची की शादी हो रही है, आज भी वो अपने दादा के यहाँ से विदा नहीं हो रही है बच्चियां, वह ननिहाल से ही विदा हो रही है। तो माँ तो विदा नहीं हो सकी, अब जो है वह अब नतनी भी विदा नहीं हो पा रही है। तो ये क्या स्थिति बनी हुई है? तो इस प्रकार से आप शिक्षा सुधार कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा है कि शिक्षकों को कभी भी कर्मचारी नहीं माना गया है, इनको नेशनल रिसोर्स माना गया है। आप इनको अगर रिसोर्स मानेंगे तभी आप जस्टिस कर पाएंगे और तभी आप एजुकेशन को आप सुधार पाएंगे। और केवल शिक्षकों के बल पर नहीं होगा। अच्छा, आप बताइए कि कोई ऐसा विभाग बता दीजिए जिस विभाग में प्रतिदिन नया नया कोई पत्र निकलता है, उसमें कोई स्टेगनेंसी नहीं है। कोई तो स्थिरता होनी चाहिए ना। आपकी पॉलिसी में कोई स्थिरता है? अभी 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 आप शिक्षकों को कह रहे हैं कि अपार आईडी बनाना है बच्चों का। ये बताइए कि ये अपार आईडी बनाना ही शिक्षकों का काम है? तो शिक्षक को आप कहीं आधार बनाने के लिए, कभी अपार बनाने के लिए, कभी वोटर कार्ड बनाने के लिए। ये सवाल भी मेरा था, क्यों ना इस पे हम चर्चा भी कर लें कि अगर कुछ भी होता है, या चुनाव है, या शराबबंदी बिहार में है, या वैसा कुछ कार्य, सरकारी कार्य है, कोई इतने स्टाफ है, हर विभाग में कर्मचारी हैं, लेकिन शिक्षकों को आगे कर दिया जाता है। अगर बच्चे ड्रेस पहन के आए हैं, या बच्चे घर में हैं, या फिर वोटिंग होना है, या कहीं पे भी वो शिक्षकों को लगा देना, ये इस चीज को लेकर आप कैसे देखते हैं? इन चीजों के लिए हमेशा हमारा विरोध रहा है। जो शराबबंदी में शिक्षकों को लगा दिया गया, आप तो पहले ह्यूमन चेन बना रहे थे, तो हथजोड़ी करना, गठजोड़ी करना, ये शिक्षकों को रोड पर नुक्कड़ नाटक करवाना लोगों के साथ, इस प्रकार से शिक्षकों को आपने कहा जो ODF करना है, ओपन डिफिकेशन फ्री करना था, खुले में शौच से मुक्ति के लिए, तो कहा कि जो खुले में शौच कर रहे हैं उनके साथ जाकर सेल्फी खींचिए, उनको गुलाब का फूल दीजिए। ये सब आप शिक्षक इसमें ये भी हुआ था, एक शिक्षक ऐसे भी थे कि सेल्फी लेकर कैसे अटेंडेंस करके बेचारे गिर गए। मैं आपको सासाराम में 2 शिक्षक उसमें सुबह विसिल मारने के लिए गए थे, तो 2 शिक्षक ट्रक की चपेट में आकर के मर गए। तो ये शिक्षकों को मारने के लिए आप प्रतिदिन करें। आपने अभी देखा शराबबंदी में कहा कि जो शराबी आएगा उसको पकड़वाना है। अब बताइए, शराबी को पकड़वाने का काम शिक्षक का क्या? देखिए, सोचना पड़ेगा। ये ऐसा है कि शिक्षा के माध्यम से ही उन्नति प्रगति के सारे द्वार खुलते हैं, और आप इसी को चोक करना चाहते हैं। इस प्रकार से शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है। और आप अभी बच्चा नहीं आ रहा है स्कूल में, तो उसके लिए शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना। माँ बाप की कोई जिम्मेवारी नहीं है। शिक्षा को सुधारना हो तो शिक्षा में एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर और पेरेंट्स, ये सभी की भूमिका है। और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। पेरेंट्स पर कभी इन्होंने कोई सवाल खड़ा किया है? क्या इस देश के अंदर, यह बहुत बड़ा इशू है कि क्या इस देश के अंदर में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि आपने बच्चे को जन्म दिया है और उसकी सारी जिम्मेवारी शिक्षकों को आप सौंप दीजिए? आपकी केवल इतनी भूमिका है। आपने संतान को जन्म दिया तो आपकी जवाबदेही है कि नहीं? आप निजी विद्यालयों से तुलना करते हैं, निजी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वे बच्चे 30% पढ़ते हैं और 70% उनके माँ बाप पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? पूरी तैयारी कराते हैं, मानसिक रूप से उसको तैयार करते हैं। तो बच्चे को समय से स्कूल आप नहीं भेजेंगे, अब टीचर चलेंगे खोजने के लिए कि बच्चा कहाँ है। क्या आपको समझ में आती है बात की? शिक्षा, हमारा काम पढ़ाना है कि बच्चा को ढूंढना है, और हमारे पास कोई फोर्स है उसको पकड़ करके ले आएंगे? जबरदस्ती देने वाली चीज है। और देखिए, इस देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य में 2005 में बहुत अच्छी पहल की थी, और उन्होंने यहाँ पर मुचुकुंद दुबे की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम की बात हुई थी, समान शिक्षा प्रणाली पर बात हो रही थी, और रिपोर्ट भी आई, और रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। आप सोचिए, जब संदीपनी मुनि के आश्रम में जब एक कृष्ण आते हैं पढ़ने के लिए, और राजा का बेटा है, और उसी में एक दरिद्र ब्राह्मण का बेटा पढ़ने जाता है,
तो जहाँ पर राजा का बेटा भी पढ़ेगा और दरिद्र का बेटा पढ़ेगा, तभी वह दरिद्र का दर्द समझ सकेगा जब राजा बनेगा। आज स्थिति यह बन गई है कि देश के अंदर में अगर दो तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो उसको दो रंगी शिक्षा व्यवस्था कहते, 3 तरह की होती तो तिरंगी शिक्षा व्यवस्था कह लेते। यहाँ बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। यहाँ गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक राजा और एक भिखारी का बेटा जब तक दोनों साथ नहीं पढ़ेगा तब तक भिखारी का दर्द राजा कभी समझ नहीं सकता है। अच्छा, ब्रजवासी जी की किस बात को लेकर के पाठक से अनबन हुई या फिर उनसे टकराव हुई? किस बात को लेकर? ये भी खुलासा कर ही देना। ऐसा नहीं, ये तो सार्वजनिक बातें थी, ऐसा थोड़ी कोई चुरा छिपा के तो कुछ हुआ नहीं, कोई बंद कमरे में थोड़ी कोई बात हुई थी। बात यह थी कि उन्होंने कहा था कि हम संविधान का गला घोंटेंगे। उन्होंने कहा हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं, कोई हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता है। हमने कहा कि हम बोलेंगे, या किसी की बपौती नहीं है। हम लोग जो कुछ भी है, हर किसी को जो राइट मिला हुआ है, चाहे वो अधिकारी हो या कोई सामान्य नागरिक हो, सबको जो अधिकार मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, और कॉन्स्टिट्यूशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, आपको बोलने की आज़ादी है। और इन्होंने कह दिया कि अगर वो जो भी कहें उसको आपको सीधे मानते जाना। मैंने केवल यही कहा कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे। इन्होंने घोटालों का साम्राज्य चलाया है पूरे राज्य में। आज कल ही खुल गई ना बेंच डेस्क घोटाला हुआ। एक स्कूल में हमने भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, छोटी छुपी हमने किया था। स्कूल गए थे और जो जेडीयू के ही एमएलसी हैं डॉक्टर संजीव सिंह ने कहा था कि 1200 रुपए की बैग को लेकर हम वो स्कूल गए थे। पटना के एक स्कूल है, और इस स्कूल में जब गए थे तकरीबन तमाम जो छात्र जो थे, लड़के बच्चे बच्ची थे, उनका बैग फटा हुआ था। वो बैग देखने के बाद किसी काम का है, देख के ही लग गया था ये 1200 का बैग नहीं। तो आपको पता है कि संजीव भैया को बैग वाला के हमें दिए थे। हाँ, आप शिक्षक नेता थे महाराज उस टाइम। तो मैं आग्रह करता था, हमने उनको बताया। मैं माननीय लोगों, जितने भी हमारे माननीय सदस्य लोग हैं, अब तो आप खुद पहुंच चुके हैं, तो खुद खुलासा ठीक है, सब लोग मिलकर काम करना है। मैंने जाकर आग्रह किया था उनसे, और एक और चीज हमने दी थी, थाली भी हमने दी थी। हमने कहा था कि जरा थाली भी सदन के अंदर दिखा दीजिए, लेकिन शायद सदन की व्यवस्था है, कोई मेटल का चीज लेकर आप नहीं जा सकते, मेटल डिटेक्टर लगा रहता है, इस कारण से नहीं गई। थाली जो है, आप सोचिए ना, आप पूछिए अगर है के पाठक जी को, तो वो सामने आए और जवाब दें कि क्या बिहार में एक ऐसा भी उद्यमी नहीं है, एक भी ऐसा व्यापारी नहीं कि थाली की भी आपूर्ति कर सके। इनके थाली की आपूर्ति करने के लिए एजेंसी महाराष्ट्र से आ रही है, क्या माजरा है? महाराष्ट्र से आ रही है? महाराष्ट्र की एजेंसी यहाँ थाली आपूर्ति करती है। ये जो बैग जो देखे आप, वो छोटा सा बैग, मनरेगा मजदूर भी अपने बच्चे को ऐसा बैग नहीं देगा। और जो बैग है वो नोएडा से बैग सीधे डायरेक्ट जो है वो आता है, वो बड़े बड़े ट्रक पर लदा करके, वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा जो ट्रक होता है, 14 चक्का 12 चक्का है, हाँ, वो उस पर लदा के आता है, और डायरेक्ट वहीं से बीआरसी को सप्लाई होता है। किसी को पता नहीं चलता है कि कहाँ से आया। सदन में तो पोल खोल दीजिएगा। पोल तो खुलेगी, हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अब बोलने के लिए ना शिक्षकों ने मुझको भेजा है। आप देखे ना कि आप शिवहर में देखे कि 32 लाख से स्कूल की मरम्मती कराए, और आंधी आई तो पूरा छप्पर जाकर पेड़ पर लटक गया, पंखा उनका सब लटक गया था उसी में। ये टीना का क्लासरूम बना है, ये छोटा जो रूम बना है 5-5 लाख रुपया का। आप जाके देखिए ना, टीना के चदरा वाला रूम में बच्चा को पढ़ाइए, गरीब के बच्चा को। कहिए कि नहीं बोलिए, बिल्कुल बोलेंगे, ऐसा थोड़ा ही है। ये हम लोग, अरे जब गुलाम देश में जो लोग पैदा लिए थे वो तो अंग्रेज की बात माने ही नहीं, वहां भी बगावत कर दी। हम तो आजाद देश में पैदा लिए हैं, कोई गलत कहेगा तो हम गलत समर्थन। सदन में किसका समर्थन करेंगे? सत्ता पक्ष की और या सत्य का, ना सत्ता ना विपक्ष। यहाँ सत्ता विपक्ष करने हम थोड़े ही आए हैं, ये उन लोगों के लिए रहने दीजिए ना, बड़े लोग, हम लोग बहुत सामान्य लोग हैं। एक बात ये भी है ब्रजेश जी की 1-2 एमएलसी ऐसे भी हैं, जेडीयू के एमएलसी हो चाहे भाजपा के एमएलसी हो, चाहे नवल किशोर यादव की बात करें चाहे डॉक्टर संजीव सिंह की बात करें, ये 2-3 एमएलसी ऐसे हैं कि सरकार के भी अगेंस्ट चले जाते हैं कुछ मसले को लेकर। आप ही ने कहा कि हमने थाली दिया, बैग ला कर दिया था, उन लोगों के साथ रहेंगे आप? देखिए ऐसा है, दुष्यंत की पंक्तियां हैं। दुष्यंत ने लिखा है कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। बस इतना ही ध्यान रखना है। दुष्यंत ने जो कहा, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दुष्यंत ने कहा है, दुष्यंत ने जो कहा वो कि बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। हम किसी भी रहनुमा की अदा पर फिदा होने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। हम किसी के पीछे बहकने वाले नहीं है। जो सत्य होगा सत्य का साथ देंगे, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो। जो सही कहेगा, जनहित के इशू होंगे, और जो मुझे सही लगेगा हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। अब तो पूरे बिहार मतलब भ्रमण करेंगे, बिहार जाएंगे, हर स्कूल का मुद्दा उठाएंगे। आप तो देखे नहीं, और आप देख रहे होइएगा, मैं तो जाता हूँ स्कूलों में और मैं दिखा रहा हूँ, आईना दिखाता रहूंगा। मैं आईना दिखाता रहूंगा हर चीज में। केवल और केवल शिक्षकों को जो डिमोरलाइज किया जाता है, मैं सत्य का आईना दिखाता रहूंगा, और मैं कहूंगा कि जरा आईने में अपना चेहरा देख लीजिए बस। लेकिन